अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और दूसरी बात ये कहनी थी कि आप लोगों के सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक हिम्मत बढ़ाता है, खुशी होती है और नई नई चीज़ें ढूंढने का और हौसला होता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। चलिए, आज की कहानी है हमारे रिश्तों पर, खूनी रिश्तों पर है। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या है। सबसे पहले तो मैं इस कहानी के पस मंज़र जो है वो बता देती हूँ। बाज़ औक़ात जिन पर हमारा इन्हिसार होता है, जिन पर हम मुनहसिर होते हैं, वही लोग धोखा दे जाते हैं। इस बात का एहसास उसे अपनी कीमती चीज़ के छिन जाने पर हुआ। फ़िलहाल उसके पास बेबसी से रोने के सिवा और कोई रास्ता न बचा था, क्योंकि उसकी मोहब्बत को अपनी जागीर बनाने वाले ताया ने हर रिश्ते से उसका एतबार ख़त्म कर दिया था। खून की आंसू रुलाने वाली खूनी रिश्तों की अय्यारियाँ। हकीम साहब की लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैं सिर्फ़ एक बार ही अपने बुखार का इलाज करवाने हकीम साहब के मतब की तरफ गया था। हालांकि मैं जब भी बीमार पड़ता किसी एलोपैथी के यहाँ जाया करता था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों हकीम शमशाद के मतब में घुस गया। मैं ये मतब एक अरसे से देखता आ रहा था। मेरा रास्ता भी यही था, इसलिए हकीम साहब के बोर्ड पर नज़र पड़ जाती थी। शायद वो किसी मशरिकी इलाज के कॉलेज से फारिग तहसील भी थे। मैंने अक्सर वहाँ मरीज़ों को भी देखा था, यानी हकीम साहब के हाथ में शिफा थी, इसलिए मरीज़ों का आना जाना लगा रहता था। उस दिन शायद मेरी किस्मत ने मुझे हकीम साहब की तरफ ले गई थी। खुशगवार किस्म के हादसात इसी तरह अंदाज में ही तो रोनुमा हुआ करते हैं। अचानक ही कोई नेमत आपके हाथ लग जाती है और अचानक ही कोई तोहफ़ा मिल जाता है, और तोहफ़ा वहाँ मौजूद था। एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जो मरीज़ों को दवा बना बना कर दे रही थी। वो यकीनन कंपाउंडर ही थी। उसने मेरा नाम पूछा, रजिस्टर में दर्ज किया और एक टोकन मेरी तरफ बढ़ा दिया, यानी हकीम साहब का काम ठीक ठाक चल रहा था। मैं भी कतार की एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं मरीज़ों के दरमियान बैठा तो था, लेकिन मेरी निगाह उस लड़की का तवाफ़ कर रही थी। बला की जाज़बियत थी उसमें। वहाँ बैठे बैठे मुझे उसका नाम भी मालूम हो गया था। उसका नाम जमीला था। हकीम साहब बार बार उसे आवाज़ें देते थे, जमीला इधर आना, जमीला फलां को भेज दो, जमीला ये उठा कर ले आओ। कुछ देर इंतज़ार के बाद मेरी बारी भी आ गई। जमीला ने मेरा नाम पुकार कर मुझे अंदर भेज दिया। हकीम साहब का कमरा मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों की बू या खुशबू से रचा हुआ था। तशरीफ़ रखिए, हकीम साहब ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। जी फरमाइए, क्या तकलीफ़ है आपको? हकीम साहब, तकलीफ़ तो यहाँ आने के बाद हुई है, मैंने धीरे से कहा। क्या मतलब? हकीम साहब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जनाब, घर से चला तो था तो सिर्फ बुखार था, यहाँ बैठने के बाद सीने में भी जलन शुरू हो गई है। ओह, हकीम साहब ने मेरी नब्ज़ देखनी शुरू कर दी। मियाँ, कुछ तेज़ाबियत मालूम होती है, मैदे में गड़बड़ है। हो सकता है जनाब, हो नहीं सकता बल्कि है। अब तुम ऐसा करो कि अपने कारूरा की जांच करवा के ले आओ, इसके बाद तुम्हारा मुकम्मल इलाज शुरू करूँगा। इस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि कारूरा किसे कहते हैं, इसलिए मैं हकीम साहब के कमरे से निकलकर लड़की जमीला के पास पहुँच गया। लाएं, अपना नुस्खा दें, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हकीम साहब ने तो नुस्खा दिया ही नहीं, मैंने बताया। कह रहे थे कारूरा की जांच करवा के आओ। अब मैं नहीं जानता कि कारूरा होता क्या है। क्या आपको कारूरा नहीं पता? आप नहीं जानते? वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल नहीं, इतनी मुश्किल चीज़ मेरे पास कहाँ से होती है, मैंने कहा। यूरिन को कहते हैं, उसने मुस्कुरा कर बताया और दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई। मुझे उस वक्त सख्त खिफ़त हुई। मैं जल्दी से मतब से बाहर निकल आया। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अब तो कारूरा जांच करवाना ज़रूरी हो गया था, वरना उस लड़की से दोबारा मुलाकात कैसे होती। मैंने उल्टा सीधा करके कारूरा की जांच करवाई और रिपोर्ट लेकर हकीम साहब के पास पहुंच गया। ये इत्तेफाक ही था कि उस वक्त हकीम साहब भी नहीं आए थे और कोई मरीज़ भी नहीं था, जबकि वो लड़की बहुत मेहनत से दवाओं को सजा सजा कर रख रही थी। मुझे पहचान कर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई।
उस वक्त उसे उतनी मेहनत करते देख मेरे जहन में एक ख़्याल आया। पिछले दिनों मेरे दफ्तर में एक लड़की की जगह खाली हो गई थी, तनख्वाह भी माकूल थी, जबकि हकीम साहब इस बेचारी लड़की को क्या देते होंगे। सुने, मैंने उसे मुखातिब किया, आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। जी फरमाइए, आपको यहाँ कितने पैसे मिलते हैं? मैंने उससे पूछा। क्यों? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। आपको इससे क्या मतलब? आप बताएं तो सही, फिर मैं आपको बताता हूँ। 1500 रुपये मिलते हैं, उसने बताया। ओहो, सिर्फ 1500 रुपये? ये तो आपके साथ बहुत ज़्यादती है। वैसे अगर आप चाहें तो आप 5000 रुपये मैं आपको दिलवा सकता हूँ। वो किस तरह? वो अब पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मेरे दफ्तर में एक जगह खाली है, मैंने बताया। मैं अगर चाहूँ तो एक दिन में तुम्हें वो जॉब मिल सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मैं हकीम साहब को नहीं छोड़ सकती। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हकीम साहब मेरे अब्बू हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, उसने बताया और शरारत भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। मैं एक बार फिर उसके सामने शर्मिंदा हो गया था। इस बार ये शर्मिंदगी अच्छी खासी थी। इससे पहले कि मैं और शर्मिंदा होता, हकीम साहब यानी उसके अब्बू तशरीफ़ ले आए और मैं उनके साथ ही कमरे में चला गया। मैंने अपनी रिपोर्ट उनके सामने रख दी। रिपोर्ट देखकर उन्होंने एक नुस्खा लिखा और मेरे हाथ पर रखते हुए कहा, दवाएं भी बनवा लें और मेरी फ़ीस भी दे दीजिएगा। मैंने बाहर आके नुस्खा लड़की के हवाले कर दिया। जब वो नुस्खा बनाने में मसरूफ़ थी तो मैंने उसे मुखातिब किया, आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, नहीं तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। उसने कहा, बहुत से लोग लड़कियों को देखकर इसी किस्म की बातें करते हैं। अब आप ज़्यादा शर्मिंदा न करें। उसने दवा तैयार करके मेरे सामने रख दी। देखे, आलम बेखुदी में पैसे अदा करना न भूल जाइएगा। ओह, मैं तो जैसे कुर्बान ही हो गया था। क्या बात थी इस लड़की में, क्या ज़ुबान थी, क्या शाइस्तगी थी। मैंने एक ठंडी सांस भरते हुए 200 रुपये उसके हवाले किए और मतब से बाहर आ गया। इस दौरान मैं दूसरे मरीज़ भी आ चुके थे, इसलिए रुकना मुनासिब नहीं था। मैंने हकीम साहब की दवा इस्तेमाल भी नहीं की। आम सा नज़ला बुखार था, इसलिए ठीक भी हो गया था। लेकिन एक हफ़्ते बाद फिर हकीम साहब के पास पहुंच गया। उस दिन अगरचा मतब में और मरीज़ भी थे, उसके बावजूद उस लड़की को मुझसे बात करने का मौका मिल गया था। मेरा ख़्याल है अब आप अब्बू के मुस्तकिल मरीज़ हो गए हैं। वो कैसे? आपका दोबारा आना यही जाहिर करता है, उसने कहा। वरना मुझे यकीन है कि आपको कोई मर्ज़ नहीं है और आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर तो आप मुझे अपने अब्बू का नहीं बल्कि अपना मरीज़ समझें। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी, यानी उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना था। बहरहाल वहाँ उससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती थी। फिर मेरा नंबर भी पुकार लिया गया था, इसलिए मैं हकीम साहब के कमरे में चला गया। इस बार उनके पास बदहज़मी की शिकायत लेकर गया था। हकीम साहब ने नुस्खा लिख कर दिया और जमीला यानी उनकी लड़की ने खूबसूरत हाथों से मुझे दवा बनाकर दे दी। उसके बाद वहाँ मेरा मुस्तकिल आना जाना शुरू हो गया। कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी बदहज़मी। शायद हकीम साहब को ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, बरखुरदार, मेरा ख़्याल है कि तुम किसी शरीफ ख़ानदान के फ़र्द हो। जी हकीम साहब, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर होते थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो मियाँ ऐसी हरकतें तुम्हें ज़ेब नहीं देती? जी, मैं कुछ परेशान सा हो गया। मैं सब समझता हूँ मियाँ, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। हकीम साहब ने फरमाया, मियाँ अगर ऐसा ही है तो गुफ्तगू करने के लिए अपने किसी बड़े को भेज दो। जनाब, मेरी आवाज़ शिद्दत जज्बात से लरज़ने लगी। वैसे क्या करते हो? मैंने बताया कि मेरी कितनी तालीम है, जॉब क्या है। हकीम साहब बहुत खुश हुए। ख़ास तौर पर इन्हें मेरा ख़ानदानी पस मंज़र बहुत पसंद आया। जमीला ने भी शायद हकीम साहब की कुछ बातें सुन ली थी, इसलिए जब मैं कमरे से बाहर निकला तो शर्माई सी थी। मैं मुस्कुराता हुआ मतब से बाहर आ गया। उस जैसी लड़की से शादी मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि वो पहली ही निगाह में बकौल शायर दिल से जिगर तक उतर गई थी। ऐसी मुहज़्ज़िब और पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी मेरे लिए खुश नसीबी थी।
सवाल ये था कि रिश्ते की बात करने के लिए किसको भेजा जाए। वाली साहब के बारे में तो यकीन था कि वो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनके दोस्त की बेटी से मेरी शादी हो जाए, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर मुझे ताया का ख्याल आया। अमजद हुसैन नाम था मेरे ताया का। वो भी एक अजीब किरदार के मालिक थे। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, हालांकि उनके पास बहुत दौलत थी। उनकी कम से कम 10 दुकानें, 4-5 फ्लैट और हर महीने हज़ारों रुपए किराए के तौर पर आते थे। वो मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते थे। हकीम साहब के पास जाने के लिए उनसे बेहतर और कौन हो सकता था। मैं उनके घर पहुंच गया। ताया अब्बू, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा, बताओ बेटे क्या काम है। ताया अब्बू, आपको रिश्ते की बात करने के लिए जाना है। मैंने उन्हें तमाम बातों से तफसीलन आगाह कर दिया। ओहो, तो ये सिलसिला है। हकीम मुराद साहब की इकलौती बेटी है। क्या वो बहुत अच्छी है? जी हाँ ताया अब्बू, बहुत अच्छी है। उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अब्बू को पता न चले। खैर, उसकी तो फ़िक्र ही मत करो, मैं कल ही चला जाऊँगा। मैं अब मुतमईन हो गया था कि अब तो सारे मामला ताया अब्बू खुद संभाल लेंगे। ये इत्तेफाक ही था कि एक हफ़्ते तक ना तो मैं ताया अब्बू की तरफ जा सका और ना ही हकीम साहब की तरफ। एक हफ़्ते बाद ताया अब्बू आए तो बहुत खुश थे। मुझे एक तरफ बुलाकर कहने लगे, बेटे तुम्हारी हिदायत के मुताबिक मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है, हालांकि शादी को 5वां दिन है। शादी को? किसकी शादी ताया अब्बू? अरे भाई, मेरी शादी। तुम ही ने तो भेजा था हकीम साहब की लड़की से शादी करने। तो मैंने शादी कर ली। क्या आपने जमीला से शादी कर ली? हाँ बेटे, तुम्हारे ही कहने पर तो की है। ताया अब्बू, आप पागल तो नहीं हो गए? मैंने तो आपको अपने रिश्ते के लिए भेजा था। क्या? ओ खुदा, ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी? मेरे तो ध्यान से ही निकल गया कि तुमने अपने लिए भेजा होगा। मैं तो उससे शादी भी कर चुका। अब बताओ क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता ताया अब्बू, कुछ नहीं हो सकता है। अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ एक कता हो सकता है। चलो बेटा, वही सुना दो। सुने। रिश्ते की बात करने को भेजा था शौक़ से, रिश्ते की बात करने को भेजा था शौक़ से, पर क्या कहूँ कि अपनी तो किस्मत ख़राब है। खुद ही बिया लाए वो मेरी जमीला को, खुद ही बिया लाए वो मेरी जमीला को, ताया के भूल जाने की आदत ख़राब है। बस यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो गई। बेचारे उस नौजवान का क्या हाल हुआ होगा। हमारे आसपास इस तरीके के धोखे चलते रहते हैं। ये तो एक कहानी है, हल्की सी मज़ाहिया कहानी है, लेकिन आसपास हमारे इतने धोखे चलते हैं कि जब जिसको जैसे मौका मिले वो धोखा देने तैयार हो जाता है। तो हमको अपने उन सारे रिश्तेदारों से या फिर ऐसे साथियों से दूर ही रहना चाहिए कि जिनसे हमें डसे जाने का खौफ हो। कहते हैं ना कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। अगर धोखा मिल गया है तो उस रास्ते पर चलना नहीं, और अगर चल रहे हैं उस रास्ते पर तो निगाहें, कान, आँख सब खुली रखें। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम।